हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार पुलिस का ये प्रथम सेट देने जा रहा हूँ। खास करके स्पेशली मैं ये बिहार पुलिस के लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि उसका एग्ज़ाम नज़दीक ही है और प्रतिदिन मैं 50 प्रश्न का सेट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। ये सभी के सभी 50 प्रश्न तो रहेंगे यद्यपि, लेकिन इसमें मैं सबका जो है कुछ न कुछ इलाबोरेशन यानी व्याख्या जरूर करूँगा। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का सवाल, श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायन, यानी कि ये ध्रुपद गायन से संबंधित है असगरी बाई। उसके बाद हम लोग तीजन बाई के बारे में भी सुने होंगे, ये पंडवानी शैली में है। उसके बाद शास्त्रीय गायन में MS सुब्बुलक्ष्मी का नाम आपने सुना होगा। ख्याल गायन में गुलाम अली खां और पंडित भीमसेन जोशी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ध्रुपद गायन में और कुछ हम कलाकार के बारे में बात कर लेते हैं। असगर बाई, डॉगर बंधु, सियाराम तिवारी, ये सभी के सभी ध्रुपद गायन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यदि हम लोग बात कर ले तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और ये हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ जान लीजिएगा कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताते जा रहा हूं। चलिए तीसरा नंबर का देखिए सवाल, इसमें कह रहा है क्या शानदार क्रांति, जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। इसे शानदार क्रांति, ये रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और मैं बता दूं कि इंग्लैंड के जो शासक जेम्स द्वितीय थे, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में ये हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ये सब जो चीज़ें हैं और आप जरूर इससे जोड़ करके याद रख लीजिएगा। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर ही हुई थी। इन तमाम बातों को भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, चौथा नंबर का सवाल है। इसमें कह रहा है कि अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ था? तो राइट आंसर, अकबर का प्रथम आक्रमण मालवा पर और अंतिम आक्रमण असीरगढ़ पर हुआ था। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबर का प्रथम आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ 1561 ईस्वी में हुआ था, जबकि अकबर का अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर के खिलाफ 1601 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने खान देश का नाम बदलकर धन देश कर दिया था और अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया। उस समय चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चलिए इतनी सारी बातें मैं बताया। उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कमल और रोटी, यानी कमल और रोटी 1857 की क्रांति का मुख्य ये प्रतीक था। और इसके बारे में जान लीजिए, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति का दिल्ली के भारतीय नायक बहादुर शाह जफर तथा सैनिक नेतृत्व बख्त खां ने किया था और इसे दबाने में ब्रिटिश नायक हडसन और निकलसन थे। ये भी बातें आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो ये किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और यदि हम लोग बात कर ले तो इस संविधान के भाग 4 और 36 से 51 आर्टिकल के बीच है और इसे आयरलैंड के संविधान से लागू किया गया था। इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके इससे रिलेटेड एक 36 से 51 यानी 51 आर्टिकल पूछता है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। ये आर्टिकल नंबर 51। चलिए 7 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई को कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई ही है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलरुद्ध सुरक्षित बंदरगाह का नाम विशाखापत्तनम है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापत्तनम जलाशय ये बंदरगाह बनाया गया है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद 8 नंबर कह रहा है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम का क्या नाम है? राइट आंसर होगा ये आपका एमाइलेज। यानी एमाइलेज जो है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, जो कि टाइलिन मॉड या श्वेतसार को माल्टोज में बदलता है। पेप्सिन प्रोटोन को पेप्टोन्स में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटोन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है, जबकि इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ये सभी के सभी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर का सवाल है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका नागपुर के अंदर है। यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर के अंदर है, जबकि भारतीय मौसम वेधशाला पुणे के अंदर है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में ही है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है, जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के अंदर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर के अंदर है। आप इसी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू तथा जैन दोनों धर्म से संबंधित है। यानी हिंदू तथा जैन दोनों धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। चलिए हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं कि खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन से शासकों ने किया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। और कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में ही प्रसिद्ध है, जो हिंदू मंदिर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगा नरेश नरसिंह देव ने करवाया था, जबकि भुवनेश्वर के लिंग राज मंदिर का निर्माण केसरी नरेश ने करवाया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल कह रहा है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। इसके बारे में देखिए ब्राजील जल धारा, गल्फ स्ट्रीम और कनारी फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। उसके बाद मृदा में गतिशील यानी मोबाइल तत्व कौन सा होता है? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन में जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, 78% पाई जाती है। उसके बाद देखिए 14 नंबर का सवाल है कांग्रेस का 40वां अधिवेशन बेलगाम में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद देखिए 15 नंबर का सवाल है संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? राइट आंसर होगा 6 माह का अंतराल, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। भारत के चावल के कटोरी क्षेत्र का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा कृष्णा गोदावरी का मैदान चावल का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा यूरो 1, यूरो 2 और यूरो 3 तथा यूरो 4 क्या है? तो प्रदूषण पर नियंत्रित निर्धारित मापदंड ये यूरोपीय मुद्राएं। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यूरोपीय मुद्राएं हैं। ये गलत आंसर टिक किया हुआ है। ये यूरोपीय संघ की मुद्राएं जो है यूरो 1, यूरो 2 ये सभी के सभी क्या है? ये अच्छी तरह से नोट रख कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा सस्पेंस है। इसका राइट आंसर वास्तव में क्या होगा? ये प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदंड ही है, जबकि सिर्फ यूरो पूछेगा तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ की मुद्राएं। यानी कि देखिएगा यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 तथा यूरो 4 प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदंड है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये यूरोपीय संघ की मुद्राएं मैक्सिमम लोग मारिएगा, जो कि गलत है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। इसलिए कि जो पोलियो होता है ये पोलियो वायरस से होने वाला रोग होता है, जबकि डिप्थेरिया कोरोना बैक्टीरियम
डिप्थेरी से होने वाला रोग होता है। चेचक जो है ये भी वायरल रोग है, यानी कि वेरियोला वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। उसके बाद देखिएगा, एक आदमी एक बार अपने पूरे शरीर का रक्त दान कर सकता है, तो ये 250 सीसी दान कर सकता है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर दान कर सकता है। रक्त समूह ओ वाले समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि ए बी को एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। चलिए 20 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। आनुवंशिकी के लिए उत्तरदायी पदार्थ का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। आग बुझाने के काम में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आग बुझाने के काम आता है। यानी कि देखिए, अमोनिया का उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में तथा रेयन बनाने में भी किया जाता है, जबकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में तथा जहर के रूप में किया जाता है। चलिए हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? राइट आंसर होगा राणा कुंभा ने करवाया था। यानी कि देखिए, कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, याद रखिएगा। जबकि हौज खास अलाउद्दीन खिलजी और धार का किला मोहम्मद तुगलक, कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम और हवा महल महाराणा प्रताप सिंह, आराम बाग बाबर ने बनवाया था। उसके बाद देखिए 23 नंबर है। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। गेहूं के लिए वर्षा कितना होना चाहिए? तो ये 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच गेहूं के लिए वर्षा होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद 26 नंबर में देखिए, अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टता चित्रावली है? तो राइट आंसर होगा गुप्त काल की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग पागल बादशाह भी कहते हैं, विरोधाभासों का मिश्रण भी कहते हैं, रिक्त पपासु, रक्त पपासु के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा, किस मुगल काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अकबर का। जिसका कहा जाता है अकबर, उन्होंने ही सबसे पहले अनुवाद विभाग की स्थापना किया था और मुगल काल का राजकीय भाषा फारसी है। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर का, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? ये कोयम्बटूर के अंदर है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर के अंदर है। उसके बाद भारतीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये लखनऊ के अंदर है, जबकि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये चेन्नई के अंदर है। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लिसिनिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि बार्ली में हार्डिन प्रोटीन पाया जाता है, मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है, दाल में लैंगोमीन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए उसके बाद 32 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? तो राइट आंसर होगा स्तनधारी प्राणी है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से वो कौन सा कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम अस्थाई मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ALU ये वर्ल्ड वाइड वेब, फोटोन ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये वैज्ञानिक भाषा है। उसके बाद एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 80 से 90% और सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है और इसका उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद देखिए, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्तक्षीणता की बीमारी होती है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह किसके उद्गार थे? नन विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस बॉडी एंड शॉल एवरी वॉक्ड ऑन द अर्थ, ये कथन अल्बर्ट आइंस्टीन का है। उसके बाद देखिएगा, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा, अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये हमेशा बदलता रहता है, लेकिन बीमा क्षेत्र में वर्तमान समय 49% है, ये आप याद रख लीजिएगा। यानी बीमा क्षेत्र में जो है ये अभी वर्तमान समय में जो है इसमें कितना है? तो बीमा क्षेत्र में वर्तमान समय में आपका 26% ही है, लेकिन ये आंसर बदल चुका है। उसके बाद भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? राइट आंसर होगा तेलुगु भाषा को। उसके बाद मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? हेराल्ड विल्सन के दिमाग में आया था। उसके बाद 40 नंबर का सवाल यदि हम लोग देख लें तो 40 नंबर का क्या कह रहे हैं? सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान चूर्णित क्लीनर में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो सेटिंग के समय को नियंत्रित करना इसका
मुख्य उद्देश्य होता है, यानी सेटिंग के समय को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद डांडिया लोक नृत्य कहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर किस रूप में प्रचलित है, तो गुजरात में मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है, गुजरात में प्रचलित है। उसके बाद 42 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख मिले हैं, नहीं मिले हैं, तो ये पाटलिपुत्र यानी गिरनार कंधार तो ऊपर में मिला है लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं मिला है। चलिए उसके बाद हम लोग 43 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 43 नंबर कह रहा है लाहौर बस सेवा, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है, सदाई सरहद कहलाता है। कैगा परमाणु जो है, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर है। जब मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सील कहा जाता है। उसके बाद 46 में झूम है एक कृषि का एक तरीका है, यानी झूम खेती जो स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती होती है, इसे ही हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा 47 नंबर का सवाल है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा से अनुच्छेद सेंसरशिप के निषेधित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का ए, यानी कि देखिएगा ये 19 आर्टिकल है, यानी 19वें स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद कौन सा भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा टर्की। उसके बाद देखिएगा काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा डैन्यूब नदी है। उसके बाद देखिए आज का लास्ट सवाल है फिल्मी टैक्सी ड्राइवर गाइड और ज्वेल थीप हमें किसकी याद दिलाती है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन किसकी याद दिलाती है, तो देवानंद की याद दिलाती है। दोस्तों ये आप याद रख लीजिएगा, इसके नायक का नाम देवानंद है। देवानंद को सदाबहार अभिनेता भी कहा जाता है। दिलीप कुमार का मूल नाम यूसुफ खान है। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के एकमात्र व्यक्ति सत्यजीत राय हैं और 70 mm में बनी देश की पहली फिल्म का नाम शोले है। तो दोस्तों मैं आज 15 से 17 मिनट के अंदर मैं आप लोग को 50 प्रश्न करा दिया। बिहार पुलिस हो या विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रतिदिन हमारे इस शो से आप जरूर जुड़िएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ प्रतिदिन 8 बजे आप हमारे लाइव शो से जरूर जुड़िएगा। मैं वहां पर प्रैक्टिस कराता हूं दोस्तों, आप जरूर देखिएगा। 15 से 20 मिनट में आपको 100 प्रश्न वहां पे मिलने वाला है। तो प्रतिदिन 8 बजे, दिन के 8 बजे आप हमसे जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।